डियर स्कॉलर्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल धीरे से। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या फिर एंटी टीबी ड्रग्स। पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। टीबी क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या होता है, अपडेटेड क्लासिफिकेशन क्या है, और लास्ट में हम इंडिविजुअल ड्रग डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट के इस वीडियो के लास्ट में आप जरूर देखना, क्योंकि हम वहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म में आपको बताएंगे कि कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रही है, बैक्टीरिया के सेल पे कैसे एक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डिफिनीशन। तो पहले हम अगर प्रयास करें थोड़ा सा समझने का कि टीबी क्या होता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। तो टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, एज वी नो दिस इज वेल नोन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो स्पेशली ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फैटल है। ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज है? द इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजन ऑफ दिस क्लास आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट कौन सी है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंड सेकंड हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरिया का क्लास है पूरी बैक्टीरिया का, उसमें दो पैथोजन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, दो बैक्टीरिया की स्पीसीज बहुत हार्मफुल है स्पेशली ह्यूमन बॉडी के लिए। कौन सी है? एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलाई, और दूसरी है माइकोबैक्टीरियम बोविस। दो बहुत ज्यादा फैटल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी लाइन क्या है? इन इंडिया कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज कवर्ड अंडर नेशनल प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फ्री ट्रीटमेंट टू ऑल टीबी केसेस। हाँ, बहुत अच्छा हमारी कंट्री में इंडिया की बात करें तो टीबी के लिए पूरा आपका ट्रीटमेंट फ्री है जब तक चलेगी वो, जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा। और इसके अलावा आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं पर मंथ, जिससे आप अपनी डाइट को मेंटेन करें और अच्छा थोड़ा न्यूट्रिशनल फूड ले पाएं। आपका जो नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, पीएससी हैं, सीएससी हैं, वहाँ पे आप जाइए, संपर्क करिए, तो आपको पूरी दवाइयाँ फ्री में मिलेंगी और आपको सप्लीमेंट लेने के लिए, न्यूट्रिशनल डाइट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसे भी देती है इसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है? 6 to 8 months शॉर्ट कोर्स। मोस्टली 6 से 8 महीने इसका कोर्स चलता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। 1995 अंडर डॉट्स प्रोग्राम। अगर हम बात करें 1995 1995 की बात है, जब टीबी बहुत पीक पे था, लाइक कोविड आया तो कोविड बहुत पीक पे है, अभी भी थोड़ा सा है लेकिन अब थोड़ा सा ग्राफ इसका डाउन हुआ है। तो उस समय अगर 1995 की बात करें तो टीबी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा उस समय फैटल थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? डॉट थेरेपी चला था, डॉट प्रोग्राम चला था। इसमें ये होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ थेरेपी। इसमें होता है कि पेशेंट को फिजिशियन क्या करता है या फिर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको पेशेंट को अपने सामने बैठा के दवाइयाँ खिलाता है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम चला था। अगर हम बात करें भाई टीबी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, बहुत कॉमन लक्षण है भाई फीवर। हाँ, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से फीवर आ रहा है, मोर देन 10 days या 15 days, तो मे भी आपको ये हो सकता है। अदरवाइज फीवर होने के बहुत सारे आपके कारण हो सकते हैं। टायर्डनेस, थकावट रहना, कफ मतलब आपका खांसी वगैरह रहना, चेस्ट पेन, चेस्ट में दर्द, नाइट स्वेट्स मतलब रात के टाइम पे आपको स्पेशली स्वेटिंग होना, पसीना आना, और आपका वजन मतलब वेट लॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्यूबरकुलोसिस के केस में। ठीक है, अब बात करें भाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई अपडेट बुक नहीं है तो आपको उसमें केवल दो क्लासिफिकेशन मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको फर्स्ट लाइन ड्रग और दूसरा मिलेगा सेकंड लाइन ड्रग। जो हमने यहाँ पे थर्ड लाइन मेंशन किया है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो के माध्यम से आप नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास कोई अपडेटेड बुक है तो वहाँ पे आपको ये मेंशन मिल जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स तो हमारे पास बहुत सारी ड्रग है। अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, पैराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, रिफॉर्मफिन और रिफॉर्मसिन, आइसोनियाजिड और स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, ये हमारी 5 ड्रग है जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग में आती है। अब देखो, इसका एक निमोनिक भी है, लाइक आपका पेरिस। आप पेरिस के नाम से इसका निमोनिक्स बना लीजिए। पैराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, रिफॉर्मसिन और रिफॉर्मपिन बोथ आर सेम, आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो आप निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको ऐसे याद है तो बहुत बेटर है। सेकेंड लाइन ड्रग की बात करें तो सेकेंड लाइन ड्रग में मोस्टली आपका अमीनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन्स और आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकेंड लाइन की तो लाइक लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन एंड क्लोफाजेमिन, दीज आर सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट। अब बात करें हम थर्ड लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूअर ड्रग में आ गई है ना। बेडाक्विलिन, बीडीक्यू के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका है डेलामेनिट, डीएलएम के नाम से जाते हैं। उसके बाद आपका है मेरोपेनम एंड थायोसिटाजोन।
थायोसिटाजोन। तो ये कुछ आपकी ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। दोस्तों अब डिस्कस करेंगे, हमारी 1 बाई 1 ड्रग है और स्पेशली जो फर्स्ट लाइन की ड्रग है हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक ड्रग छूटी हुई है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसमें हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने अमीनोग्लाइकोसाइड पढ़ा था तो इसमें स्पेशली स्ट्रेप्टोमाइसिन को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हम जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर, उनको डिस्कस करेंगे। करते हैं आइसोनियाजिड, ठीक है। तो दिस इज एक्सीलेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस भी है, लेकिन सिंगल तो देते नहीं, वो तो पता ही है हमें, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। एंड है बैक एंड ट्यूबरकुलोसाइड, एक्सीलेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड है ट्यूबरकुलोसाइड एंड एक्टिव एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम। इसका मतलब है बहुत ही अच्छी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी है इसके अंदर, साइडल एक्टिविटी है, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी और एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में ये एक्टिव रहता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म हम एक्शन की बात करें, एमओए की बात करें, तो मोस्टली सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। बात करें भाई माइकोलिक एसिड क्या होता है। माइकोलिक एसिड एक फैटी एसिड है जो कि जो ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपको प्रेडिक्शन लग गया होगा कि हम सेल वॉल को इन्हिबिट कर रहे हैं, माइकोलिक को ब्लॉक कर रहे हैं, इससे सेल वॉल ग्रो ना कर पाए, डेवलप ना कर पाए। क्लियर, इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, क्लियर। अब देखो फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, कंप्लीटली एब्जॉर्ब ओरल एंड पेनिट्रेट्स ऑल द बॉडी टिश्यू, मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइलेशन। अगर आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा तो आपको प्रेडिक्शन लग रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म में एसिटाइलेशन से इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। बात करें भाई एडवर्स इफेक्ट की इसकी, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस। क्योंकि पेरिफेरल न्यूराइटिस का मतलब होता है, न्यूराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स, पेरिफेरल एक्सक्लूडिंग फ्रॉम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ठीक है, आपका हाथ में हो सकता है या फिर पैर में हो सकता है जहाँ के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। उसके बाद आपका है पैरास्थीसियस। इसमें होता है कि आपको पैर की या फिर हाथ की फिंगर्स या फिर बॉडी में आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई निडिल प्रिक कर रहा है, निडिल चुभा रहा है ना, तो ऐसा कुछ महसूस होता है। नंबनेस मतलब होता है सुन्न हो जाना, लॉस ऑफ सेंसेशन, हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ हिपैटिक और लीवर, मेंटल डिस्टर्बेंस की दिक्कत रहती है, कंफ्यूजन लाइक सिम्टम्स कुछ देखने को मिलते हैं आपको आइसोनियाजिड के साथ में। हाँ, अब जो पैराडॉक्सिन है मतलब B6, विटामिन B6 को अगर 100 mg पर kg देते हैं तो बहुत सारी रिसर्च में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जो आइसोनियाजिड की न्यूरोटॉक्सिटिक एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इट मींस पेरिफेरल न्यूराइटिस का केस है, अगर हम पैराडॉक्सिन को साथ में देते हैं आइसोनियाजिड की, तो जो पेरिफेरल न्यूराइटिस का केस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, उसका रिस्क कम हो जाता है। क्लियर। बात करें भाई रिफॉर्मसिन या फिर रिफॉर्मपिन, बोथ आर करेक्ट। इट इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन बी। रिफामाइसिन बी का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरानी, ठीक है। इट इज आल्सो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया से ओरिजिनेट होता है। इट इज इफिकेशियस एज आईएनएच मतलब आइसोनियाजिड, जिसकी इफेक्टिविटी है वो नियरली आइसोनियाजिड के बराबर ही है। अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इंटरप्ट आरएनए सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू बीटा सब यूनिट ऑफ माइकोबैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड ब्लॉक पॉलीमराइजिंग फंक्शन। देखो क्या होता है, ये आपके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इन्विट करता है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसका फंक्शन क्या होता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस टू आरएनए सीक्वेंस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करना और फर्दर आगे ग्रो करना। तो अगर हम आरएनए पॉलीमरेज को इन्विट कर देंगे तो कॉपी नहीं बनेगी डीएनए की, आरएनए की कॉपी नहीं बनेगी, तो अल्टीमेटली क्या है, हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी वहां पे। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ओरल एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छा है, गुड है, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी इसकी नियरली 7% है ओरल के केस में BA। बट एक दिक्कत है, इसका एब्जॉर्प्शन फूड के साथ थोड़ा सा कम हो जाता है ना, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद फूड। अब क्या होता है, जब फूड के साथ डिक्रीज हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एम्प्टी स्टमक ही प्रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रॉस प्लेसेंटा। हाँ भाई, प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है ना, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हम। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, हेपेटाइटिस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैव हेपेटोटॉक्सिक एक्टिविटी, क्लियर, हेपेटोटॉक्सिक एंड एज वेल एज न्यूरोटॉक्सिक। फ्लू लाइक सिंड्रोम, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स प्रॉब्लम हो सकती है, हेमोलिसिस, मतलब आपको एनीमिया जैसी दिक्कतें आ सकती हैं इसके साथ। एक चीज स्पेसिफिकेशन है इसमें, यूरिन बिकम रेड बट हार्मलेस। हाँ, अगर कोई पर्सन को आप रिफॉर्मपिन देते हो, स्पेशली
कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही देते हैं, सिंगल तो देते नहीं है, तो उसके यूरिन का जो कलर है ना थोड़ा सा रेड हो जाता है, रेड ऑरेंज, लेकिन वो हमले से उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इंडिकेशन अगर हम बात करें यूजेस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो लेप्रोसी में यूज कर सकते हैं हम रिफॉर्मपिन को, ट्यूबरकुलोसिस में दे सकते हैं, इसके अलावा हम मेनिंजाइटिस में दे सकते हैं, उसके अलावा दे सकते हैं हम ब्रूसिलोसिस। तो इस ऐसे कुछ केस हैं क्लिनिकली जिसमें हम रिफॉर्मपिन को प्रेफर कर सकते हैं। अब देखिए बात करें पैराजिनामाइड की ना, तो पैराजिनामाइड दिस इज केमिकली सिमिलर टू आईएनएच, आइसोनियाजिड। अगर हम केमिकली बात करें तो नियरली सिमिलर है आइसोनियाजिड, आईएनएच, एंड वीकली साइडल एंड मोर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। आपकी जो आइसोनियाजिड थी वो एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में दोनों में एक्टिव थी, लेकिन इसके साथ क्या है, ये थोड़ी सी साइडल एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छी है। हाईली इफेक्टिव फर्स्ट 2 मंथ। अगर कोई पेशेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस का, तो जो शुरुआत के 2 महीने होते हैं उसमें जो पैराजिनामाइड है बहुत इफेक्टिव है। बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नॉट वेल अंडरस्टूड, लेकिन प्रेडिक्टरी क्या है, हाइपोथेटिकल क्या है, प्रोबेबली इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। मैंने पहले बता रखा था, माइकोलिक आपकी एक फैटी एसिड है जो कि आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की सेल वॉल है उसका एक मेजर कंपोनेंट है। क्लियर। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हिपेटोटॉक्सिक, गाउट का कंडीशन तब आता है जब कोई ड्रग आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड में यूरिया मतलब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा दे, हाइपर यूरिसीमिया की दिक्कत करते तो गाउट की दिक्कत आती है, फीवर एंड वॉमिटिंग जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इथोमुटोल, तो इथोमुटोल का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करें तो सेम वही दिक्कत है, इसमें भी नॉट फुल अंडरस्टूड, लेकिन हाइपोथेटिकल हमारे पास कुछ डेटा है। इनहिबिट अराबिनोसाइल ट्रांसफरेज, ये अराबिनोसाइल ट्रांसफरेज का थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अराबिनोसाइल ट्रांसफरेज से हमारा बनता है अराबिनोगैलेक्टन, अराबिनोगैलेक्टन से बनता है माइकोलिक एसिड। अब आपको पता लग गया भाई माइकोलिक एसिड क्या है, एक फैटी एसिड है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के जो सेल वॉल है उसका मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, कुछ ड्रग्स तो हमारी क्या कर रही थी, माइकोलिक एसिड को ब्रेक कर रही थी, लेकिन जो आपका इथामुटाल है, इसे कुछ रिसर्च में देखा गया ये क्या कर रहा है, अराबिनोसाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर रहा है, जिससे अराबिनोगैलेक्टन नहीं बनना है, वो माइकोलिक एसिड नहीं बनना है। तो अल्टीमेटली बात वही हुई, चाहे आप यहाँ से ब्लॉक कर दीजिए, चाहे यहाँ से ब्लॉक कर दीजिए, चाहे ये वाला कान पकड़िए और चाहे कान को ऐसे पकड़िए, बात तो वही हुई। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें एडवर्स इफेक्ट क्या दिक्कत, लॉस ऑफ विजुअल इक्विटी, कलर विजन। देखो एक बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन है इथामुटोल के साथ, अगर किसी पेशेंट को देते हो तो उसके विजन में चेंजमेंट आता है। चेंजमेंट क्या आता है, ग्रीन और रेड कलर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो आइडेंटिफाइड नहीं कर पाता है, तो इसीलिए क्या विजन इक्विटी एंड कलर विजन। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब स्पेशली आपकी विजन लॉस हो सकती है, जो ऑप्टिक नर्व्स है आपके आई में वो डैमेज हो जाती है। हाइपर यूरिसीमिया, मतलब यूरिया जो आपका यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं गाउट की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो हमारी न्यूअर ड्रग्स हैं, थर्ड लाइन ड्रग हैं, जिसमें हमारा बेडाकोलिन है, हमारा उसके बाद है डेलामेनिड है, उसके बाद थायासिटाजोन। क्लियर। पहले हम डिस्कस करते हैं भाई बेडाकोलिन के बारे में। बेडाकोलिन के बारे में अगर बात करें तो ये एक बहुत अच्छी दवाई है, यूनिक है और अभी न्यूअर सिंथेसाइज्ड ड्रग है हमारी। दिस डाईएराइल क्विनोलिन एक्ट बाई माइकोबैक्टीरियल एटीपी सैंथेज। ठीक है, जो इसका बेसिक न्यूक्लियस है वो क्या है, डाईएराइल क्विनोलिन डेरिवेटिव है। ठीक है, एक्ट बाई माइकोबैक्टीरियल एटीपी सैंथेज। अब थोड़ा सा इसको समझना भाई, अगर एटीपी नहीं बनेगा तो क्या होगा भाई, बॉडी में एनर्जी बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगी। चलो बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप अब वीडियो देख रहे हो, अगर हम आपके बॉडी में एटीपी का बनना बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, एटीपी इंटागोनिस्ट दे दें, तो क्या आप जीवित रह पाओगे, क्या पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। इस यूनिवर्स में अगर हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर दें, एटीपी को ब्लॉक कर दें, तो आप अपनी सांस भी नहीं ले सकते हो, जिससे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा। सेलुलर रेस्पायरेशन या फिर जो मॉलिकुलर सेलुलर मैकेनिज्म चल रही है हमारे बॉडी के अंदर, वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि हर एक ऑर्गन को, सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए ना। तो अगर एटीपी को हमने ब्लॉक कर दिया मतलब उसका काम खत्म। तो हम किसका काम खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया को कर रहे हैं खत्म। किसकी सहायता से, बेडाकोलिन की सहायता से, जो कि हमारी थर्ड लाइन ड्रग है, न्यूअर ड्रग में आती है। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक डायग्राम फॉर्म में भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के लास्ट में भी एक बार जरूर देखें,
पूरी ड्रग्स वीडियो के उसमें डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे काम करती हैं, ठीक है। मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4, ये आपका एक मेटाबॉलिक आइसोएंजाइम्स है, ठीक है, तो उसके द्वारा मेटाबोलाइज्ड होता है। अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया एक बहुत ही यूनिक एक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि भाई जो पेशेंट होता है ना, वो ये सोचता रहता है कि भाई ज़्यादा खा लेंगे, कहीं खाना खा लेंगे तो कहीं ओबीज ना हो जाए, मोटे ना हो जाए। इस चक्कर में क्या होता है, वो पर्सन पतला रह जाता है ना, मतलब अंडरवेट हो जाता है। कुछ भी खाने के पहले सोचता है, दिमाग में उसके आने लगता है, अरे ऐसा ना हो यार कहीं मोटे हो जाए, ऐसा ना हो यार कहीं मोटे हो जाए, तोंद निकल आए। इसके चक्कर में होता क्या है, उसका जो वेट है ना सडन लॉस होने लगता है और वो अंडरवेट में चला जाता है ना, तो इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। हिपैटिक डैमेज, मतलब जो हमारा लीवर है डैमेज हो सकता है, नोजिया। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का ये आपका, इससे आपको कोरिलेट करना है, जो आपकी ईसीजी होती है वहां पे वेव होती है ना, अगर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो जाए तो क्या होगा, एरिथमिया का केस आता है, कार्डियोवैस्कुलर की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जितनी भी दवाइयां आपकी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करेंगी वो आपकी बॉडी में एरिथमिया को इंड्यूस करेंगी, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम डेलामाइनेट की, डेलामाइनेट की, दिस इज नाइट्रो डाइहाइड्रो इमिडाजोक्साजोल डेरिवेटिव, क्लियर। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, अब ये क्या कर रहा था, ये तो भाई एटीपी को ही ब्लॉक कर रहा था, मतलब एनर्जी को ही नहीं बनने देना है ना। अब डेलामाइनेट की बात करें तो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये क्या करता है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, जो कि हमारा फैटी एसिड्स है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट है, एंड इट जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड किल बैक्टीरिया। क्या करता है, रिएक्टिव स्पीसीज को जनरेट कर देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट कर देता है, जिससे जो बैक्टीरिया कंप्लीट किल हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। बहुत ही यूनिक फीचर है इसके पास भी। ये तो ठीक है, समझ में आता है, मोस्ट ऑफ दी एंटीट्यूबरकुलर ड्रग करती हैं कि माइकोलिक एसिड को ब्लॉक कर देती है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट करता है, जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो आपकी रिएक्टिव स्पीसीज है वो इनका ज्यादा ओवरफ्लो होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। तो अगर हम बात करें थायासिटाजोन की, तो ये किससे डेराइव किया जाता है, दिस इज ए थायोसेमिकार्बाजोन डेरिवेटिव है, ठीक है। स्टैटिक एक्टिविटी है, मतलब ये किल नहीं कर रहा है, ये उसके ग्रोथ को थोड़ा सा इनहिबिट कर रहा है, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो एनोरेक्सिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सन जो होता है ओबीज होता है, इसके चक्कर में क्या होता है, वो अंडरवेट चला जाता है, खाना नहीं खाता है ना। नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस में दिक्कत आती है, एनीमिया की दिक्कत हो जाती है, निफ्रो एंड हिपैटोटॉक्सिटी। देखो मोस्ट ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर है निफ्रो एंड हिपैटोटॉक्सिक एक्टिविटी, जो मोस्टली ड्रग है आपके, उनके सबके साथ यही दिक्कत है भाई, कोई न्यूरोटॉक्सिक है, कोई हिपैटोटॉक्सिक है, कोई आपका हेमोलिसिस कर रहा है। तो जो एडवर्स इफेक्ट का एक केस है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ, वो बहुत सीवियर है। जब भी हम ट्रीटमेंट चलाते हैं तो हमारे मन में ये होना चाहिए, भाई दवा तो एक्शन कर रही है, ठीक है, हम ट्यूबरकुलोसिस को तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो उससे आने वाले साइड इफेक्ट है, एडवर्स इवेंट है या फिर इफेक्ट है, उन पे भी हमें कंट्रोल करना है। तो कुछ ना कुछ साथ में उसके हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा, जिससे हमें मैक्सिमम इफेक्ट मिल पाए ड्रग के और मिनिमम उसके साइड इफेक्ट मिल पाए। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो सेल के अंदर कैसे काम करती है। अभी तक आपने हाइपोथेटिकल देख लिया था थोड़ा सा कि कैसे काम करती है, बेसिक मैकेनिज्म क्या, अब देखेंगे अब उसी मैकेनिज्म को एक डायग्राम के फॉर्म में हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो हमारा क्या है, ये हमारा है बैक्टीरियल सेल। किसकी बैक्टीरिया है, हमारी है ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलो बैक्टीरिया है जिसका हमने एक सेल बनाया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम सेल वॉल मान लेते हैं भाई, ठीक है, दिस वन सेल वॉल मान लेते हैं इसको, क्लियर। अगर हम बात करें इसकी तो एडीपी से एटीपी में कन्वर्सन हो रहा है और एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास है राइबोसोम्स, ठीक है, जिससे हमारा प्रोटीन बनता है। और हम इसकी बात करें तो हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। बात करें हमारा ये क्या है, हमारा डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स, डीएनए गायरेज एंजाइम, और यहाँ पे हमारा है रिएक्टिव स्पीसीज, ठीक है। तो इसी को थोड़ा समझेंगे। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो डेलामाइनेट की बात करें, फिर हम प्रीटोमाइनेट की बात करें, तो इसका काम करने का तरीका क्या है। देखो क्या होता है, ऑल ओवर बहुत सारी बैक्टीरिया, जो ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया, बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है, तो हमें मल्टीपल ड्रग थेरेपी देके हमें मल्टीपल टारगेट को हिट करना होता है, ठीक है। देखो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई ये बैक्टीरियल सेल है ट्यूबरकुलोसिस की, तो हम सेल वॉल को तो इनहिबिट कर रहे हैं ना,
तो हम ये मल्टीपल और दवाइयां क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हम तो सेल वॉल पहले से ही टारगेट कर रहे हैं भाई। आइसोनियाजिड एथाम्बुटाल दे दिया, साइक्लोसेरिन दे दिया। इसके अलावा अगर बात करें भाई डेगामेनेट भी आप दे रहे हो, रिएक्टिव स्पीसीज को बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, जिससे इनमिट हो रहा है। इधर आप डीएनए गायरेज को भी इनमिट कर रहे हो, राइबोसोमल एक्टिविटी प्रोटीन का भी उसका बंद करने दे रहे हो। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो कि आपका डीएनए सीक्वेंसिंग आरएनए सीक्वेंसिंग करता है, उसको भी आप ब्लॉक कर रहे हो। उसके अलावा जो आपका एटीपी है उसका भी प्रोडक्शन ब्लॉक कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल टारगेट का ऑप्शन क्यों आ रहा है यहाँ पे ना। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी जो डिजीज होती है बहुत मल्टीफैक्टोरियल होती है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है कंप्लीट उसको हम ब्लॉक कर दें। कहीं से ऐसा ना हो कि हमने केवल सिंगल सेल वॉल टारगेट किया और वो गलती से छूट जाए या फिर ना मरे ना। तो इसलिए मल्टीपल टारगेट को हिट करना पड़ता है और बहुत सारी मैकेनिज्म वहां पे काम करती है, क्योंकि मल्टीपल ड्रग है तो हमारे मल्टीपल उसके टारगेट साइट है। तो अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का हम, ठीक है, कि कैसे काम करता है। अगर हम पहले बात करें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है, तो ये हमने बताया आपको सेल वॉल है हमारे पास। तो जो बैक्टीरिया की सेल है, हमारी ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल पे कौन काम करता है, हमारा करता है आइसोनियाजिड, एथाम्बुटोल, साइक्लोसेरिन एंड इथियोनामाइड। दीज ड्रग एक्ट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। क्लियर। अब ये क्या करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होने देते, तो बैक्टीरिया दूसरा अपना जन्म ले पाती है और अपनी स्पीसीज को आगे नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि वो तो खत्म हो जाती है, सेल वॉल उसकी डिस्टर्ब हो गई। बात करें भाई रिएक्टिव स्पीसीज, ये क्या करते हैं, ये रिएक्टिव स्पीसीज को बढ़ा देते हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो जाता है। बहुत सारा सेलुलर और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, डिस्फंक्शन होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाती। लाइक आपका डेलामाइनिड एंड प्रेटोमाइनिड हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है डीएनए गायरेज इनहिबिटर। देखो डीएनए गायरेज की बात करें तो जब हमने फ्लोरोक्विनोलोन्स डिस्कस किया था तो आपको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है, लाइक आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, कैसे काम कर रही है हमारी बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो यहाँ पे डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स, लाइक आपका रिफॉर्मपिन है या फिर रिफाब्यूटिन है। आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है भाई, डीएनए आरएनए में सीक्वेंसिंग करता है, जिससे आपका प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस में अगर होते हैं। अगर बात करें इसकी जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, फिर जेंटामाइसिन है, कैनामाइसिन है, एमिकासिन है, स्पेशली अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की एंटीबायोटिक है, लाइक आपका सेकेंड जो आपकी सेकेंड लाइन ड्रग ट्यूबरकुलोसिस की, उसमें मोस्टली आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं और आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है। तो जो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है यहाँ पे क्या कर रही है, आपका राइबोसोमल एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही है, मतलब राइबोसोम की एक्टिविटी को कम कर रही है 50s 30s। तो राइबोसोम नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपका बैक्टीरिया का प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये है बीटाकोलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक फीचर है। अब बीटाकोलिन ने ये बोला कि ठीक है भाई यहाँ पे तुम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ा दो, रिएक्टिव स्पीसीज को बढ़ा दो आप, ठीक है। डीएनए गायरेज को भी इनहिबिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आरएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट कर दो और राइबोसोम को भी इनहिबिट कर दो। हम उस मैकेनिज्म पे काम करेंगे जिसपे सब चीजें डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, एनर्जी। हाँ, अगर एनर्जी को ब्लॉक कर दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स में अगर आपने एनर्जी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दिया, एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर दिया, तो इस यूनिवर्स में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सिंगल स्टेप भी आप सांस नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो क्या किया भाई बीटाकोलिन ने, एडीपी से एटीपी में जो सिंथेसिस हो रही है, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे उसने काम कर दिया, मतलब एटीपी की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया, जिससे जो आपकी ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया है वो एनर्जी ही नहीं यूटिलाइज कर पाएगी, मतलब वो एनर्जी डिफिशियंस हो जाएगी। जब भी बैक्टीरिया के सेल में या फिर किसी के सेल में एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, सेलुलर स्पायरेशन चल रहा है, इंटरनल स्पायरेशन चल रहा है, फिर बहुत सारे जो मैकेनिज्म चल रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे और डिसफंक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो बहुत ही यूनिक फीचर है बीटाकोलिन के पास, क्लियर। अब बात करें भाई आपका सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, लाइक आइसोनियाजिड है, एथाम्बुटाल है, साइक्लोसेरिन है, इथियोनामाइड, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगी ना। तो ऑल ओवर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि रिएक्टिव स्पीसीज कैसे काम कर रही है। हमारा डीएनए गायरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, उसके बाद आपका हो गया राइबोसोमल एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया हमने, एटीपी को ब्लॉक कर दिया एंड सेल वॉल को इनहिबिट कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।